सकते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, अब आया एक ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, मैरिटल रेप, ठीक है, जिससे इंडिया में लोग भागने का प्रयास करते हैं, लोग इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते। और हमारी जो सरकार है, कभी भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, वो हर सरकार का यही कॉन्सेप्ट रहा है कि जो मैरिज है, मैरिज इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के तौर पर है, जैसे कि सोसाइटी और एक फैमिली एक संस्था होती है, ठीक है। तो संस्था में मैरिटल रेप जैसा अगर टर्म आता है, तो विवाह की जो पवित्र छवि है वो धूमिल हो जाएगी। इस बात पर सरकार जोर देती है, और इसीलिए सरकार कहती है कि मैरिटल रेप को हम डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि रिसेंट में एक कानून बना, मतलब एक अपील दायर की गई है, ठीक है। कोर्ट पर यह बात पूछा गया है, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि क्या मैरिटल रेप को हम लोग क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं, हम लोग सेक्शन 375 रेप के अंतर्गत मैरिटल रेप को शामिल क्यों ना किया जाए, ठीक है। ये बात वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ के अंतर्गत कही गई है कि इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत मैरिटल रेप को हम लोग शामिल करें, ठीक है। अब समझिएगा, हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी इसको जाकर के कहा है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, अर्थात एक बहुत अच्छी अप्रोच है, जिसको हम लोग इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन अभी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इस बात के सीधे अगेंस्ट में बात बोली थी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। देखिए, ये मैरिटल रेप मतलब वैवाहिक बलात्कार, हिंदी में अगर समझाओ इसको तो वैवाहिक बलात्कार इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो जो ये होता है, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, अगर मैं आपको समझाऊं। हाँ, मैरिटल रेप एक ऐसा केस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपल अर्थों में समझाऊं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन रेप इज अलाउड बाय द लॉ, अर्थात जब कानून के द्वारा रेप को स्वीकृति दी गई हो, तो उसको हम लोग कहते हैं मैरिटल रेप, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि आखिर में ये होता क्या है। तो मैरिटल रेप मतलब कि more than two-thirds of the married women in India aged 15 to 49 have been beaten or are forced to provide sex regardlessly of their socio-economic position as per the UN population fund, UNFPA, ठीक है। अब समझिएगा आप लोग, ये यूएन पॉपुलेशन फंड एक रिपोर्ट जारी करता है, वो ये बात ये कहता है कि भारत में, भारत की बात कर रहे हैं ना, हाँ, भारत में इन द इंडिया करीब 2/3 से ज्यादा महिलाएं, अर्थात हर 3 में से 2 महिलाएं जिनकी उम्र 15 साल से 50 साल के मध्य में है, वो रेप प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, या तो उनको मारा जाता है या उनके साथ फोर्सफुली किया जाता है, ठीक है, ताकि वो रेप प्रोवाइड करें, रिगार्डलेसली, अर्थात उनकी सामाजिक और आर्थिक कंडीशन कैसी है इस पर कोई डिस्कशन नहीं होता, अर्थात उनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन कितनी भी ऊंची हो। आप लोग ये सोच रहे हो कि नहीं, ये उनके साथ होता होगा जिनकी सामाजिक आर्थिक कंडीशन खराब है, जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके साथ होता है। नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी हो, करीब 2/3 महिलाएं जो इस एज ग्रुप की हैं और भारत में रहती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको सेक्स प्रोवाइड करने के लिए उनके पतियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है। ये जो आंकड़ा है मैरिटल रेप का, ये हमारे भारत की एक काली सच्चाई को बयां करता है, ठीक है। अब आप लोग समझिएगा, दरअसल ये इतने सिंसियर टॉपिक्स है कि मैं मतलब कुछ समझ में आता है क्या बोला जाए, ठीक है। अब देखिए, आप लोग यहां समझिएगा, यहां पर एक आंकड़ा और दिया हुआ है। आंकड़ा क्या है, इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे 2011 के अनुसार, ठीक है। यह आंकड़ा यह कहता है कि 1 in the 5 मैन हैज फोर्स्ड हिज वाइफ और अ पार्टनर टू हैव सेक्स, अर्थात 5 में से 1 पुरुष, ठीक है, अपनी पत्नी को या फिर अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने के लिए उसको प्रताड़ित करता है या फिर फोर्सफुली करता है। तो ये आंकड़ा है आपका इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे 2011 का, ये पूरे विश्व का आंकड़ा बताता है। भारत में महिलाओं, करीब 2/3 महिलाएं जो 15 से 49 एज ग्रुप की होती है, उनके साथ मैरिटल रेप करने का कॉन्सेप्ट देखा जाता है, ठीक है। ये कुछ आंकड़े हैं मैरिटल रेप के, जो कि यहाँ की सच्चाई को बयां करते हैं। अब समझिएगा चुनौतियां और क्या क्या है। चुनौती ये है कि करीब करीब पूरे विश्व में 104 कंट्रीज में इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। लेकिन भारत जैसा देश, उसने अभी तक इस कानून को अपने यहां लागू नहीं किया है, क्योंकि हमारे समाज की सोच ऐसी है कि नहीं, शादी एक पवित्र बंधन है और उसको हम लोग ऐसे उन सब चीजों में ये कॉन्सेप्ट नहीं ऐड कर सकते। देखिए, उनके भी फंडे सही हैं, कुछ कुछ रीजन सही होते हैं, जैसे कि अगर मैं डोरी सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, तो डोरी सिस्टम क्या है, दहेज बताओ, एक अपराध है, इस पर कानून बनाया गया था, सही बात है, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता आप सभी जानते हैं कितनी ज्यादा लेवल पर है। और इसके साथ ही साथ एक बात और है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी, टिप्पणी ये किया था कि जो कानून बनाया गया डोरी एक्ट का, इसका मिसयूज बेहद ज्यादा है, ठीक है।
अब चूंकि इसका मिसयूज हो रहा है डोरी एक्ट का, इसी बात को देखते हुए लोग ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैरिटल रेप पर भी कानून बना दिया जाए तो इसका भी मिसयूज यहाँ पर होने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन एक बात हम लोग को समझनी पड़ेगी कि किसी चीज का मिसयूज हो उसके आधार पर हम लोग कानून बनाने से पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। मिसयूज को हम लोग को रोकना है, वो हमारे लिए अलग चुनौती, अलग मुद्दा है, लेकिन कानून की आवश्यकता है, ये हमारे लिए एक अलग मुद्दा है, ठीक है। समझिएगा। अब अगर मैं कुछ रीजन बताऊं कि क्या होता है और क्यों होती है सारी चीजें, आप देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कि पहले तो आप समझिए कि मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट आता कैसे है हमारे सोसाइटी में। मैरिटल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैरिटल इम्यूनिटी क्या होती है भाई? तो शादी के बाद, ठीक है, शादी के बाद पतियों को मैरिटल इम्यूनिटी प्राप्त होती है सेक्स पाने की, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये माना जाता है कि महिला किसी भी संबंध में महिलाओं की ही जिम्मेदारी है कि उस संबंध को बनाए रखे। ये जो सोसाइटी की जो माइंडसेट है, इसी के कारण से मैरिटल रेप को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। आप सबने वो सुना होगा जयशंकर प्रसाद की जो श्रद्धा, उन्होंने बहुत फेमस कविता लिखी। वो क्या कहते हैं कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। इसका मतलब क्या है कि महिलाओं को अपने अश्रुओं के माध्यम से अपने संधि पत्र को लिखना पड़ेगा। शादी होने के बाद उनका ही दायित्व बनता है कि वो शादी को संभाले, ठीक है। और यही जो मैरिटल इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हमारे समाज में बना हुआ है, इसी के कारण से मैरिटल रेप होते हैं और इसके अगेंस्ट कोई भी केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि महिलाओं का ये दायित्व कि वो संबंध को बनाए रखें, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो धारणा है, वो धारणा यही कहती है, आप समझिएगा। अकॉर्डिंग टू विच अ हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप, अर्थात मैरिटल इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट से जो पुरुष होता है, जो पति होता है, वो कभी भी मैरिटल रेप का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको मैरिटल इम्यूनिटी मिली हुई है, शादी के बाद उसके पास ये अधिकार है कि वो ये काम कर सकता है, ठीक है। आप समझिएगा दूसरी बात क्या कह रहा है भाई कि अंडर द ऑस्ट्रेलिया पहला ऐसा कंट्री था जिसने मैरिटल रेप के अगेंस्ट कानून को बनाया था, ठीक है। हमारे देश में रेप को लेकर के आर्टिकल 375 में कानून बना हुआ है, रेप को लेकर के, ध्यान समझिएगा दोस्तों, रेप को लेकर के। लेकिन इस सेक्शन 375 के अंतर्गत मैरिटल रेप को हटा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा कि मैरिटल रेप इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत, जहां पर बलात्कार को शामिल किया गया है, ठीक है। विच exempt forcefully sexual intercourse by a man with his own wife from the offense of a rape provided the wife is over 15 years of age। अगर महिला की उम्र 15 साल से ज्यादा है, उनकी शादी हो चुकी है, तो मैरिटल रेप यहां पर नहीं माना जाएगा, ठीक है। हमारा ये कानून कहता है, अब समझिएगा दूसरी बात। अब अगर हम लोग समझे थोड़ा सा, ठीक है, कि इसके इश्यूज क्या है भाई, चुनौतियां क्या है आखिर में। हमने ये तो बना दिया कानून, अब समस्या क्या उत्पन्न होती है अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ना करें, तो समस्या क्या उत्पन्न होती है उसको आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगेंस्ट बेसिक राइट ऑफ द वुमेन, ठीक है। महिलाओं के जो बेसिक राइट्स है उनके अगेंस्ट है, ठीक है। कौन से बेसिक राइट्स भाई? तो फ्रीडम, फंडामेंटल राइट टू द इक्वेलिटी, ठीक है। आर्टिकल 14 टू 18 जो संविधान की बात करता है, ठीक है, समानता की बात होती है, उसके अगेंस्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अगेंस्ट है। वो दरअसल एक समस्या और है, हमारे जो बॉलीवुड है ना, हमारे जो बॉलीवुड की प्रॉपर जो मूवीज है, उन मूवीज ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया। आप सब सुनते हैं कि लड़कियों की नाम में भी हाँ होती है, ठीक है। और ये सब जो कॉन्सेप्ट है, इसी के साथ आप देखेंगे ना एलजीबीटी क्यू का जब हम लोग इशू पढ़ते हैं, तो वहां पर बॉलीवुड की आप समस्या देखिए। बॉलीवुड की इससे पहले की जितनी मूवीज रही, ठीक है, अभी रिसेंट में आयुष्मान खुराना के द्वारा एक बहुत अच्छी मूवी लेकर के आएगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले जितनी मूवी रही है, उन सभी मूवीज में गे जो व्यक्ति होते हैं, जो गे समुदाय के जो वर्ग होते हैं, उन लोगों को इतने घटिया तरीके से दिखाया गया है हमारी बॉलीवुड की हर मूवी में जहां भी गे वर्ग को दिखाया गया, वहां पर इतने घटिया तरीके से उनका प्रेजेंट किया गया है कि वो एक समस्या बन जाती है। समाज की सोच वैसे बनने लगती है कि नहीं, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वैसा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम मैरिटल रेप को अपराधीकरण न करें, तो लड़कियों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19, सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं लड़कियों के लिए, अगर मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज न करें तो, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, उससे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके कारण से होता क्या है कि जो महिलाओं का खुद की बॉडी है, ओन बॉडी है, उस पर उनका अधिकार नहीं रह गया है, ठीक है। क्योंकि उन पर अधिकार है नहीं, उनकी हाँ या ना कोई मतलब यहाँ पर नहीं है।
तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। दूसरी बात कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, वो मैरिटल रेप के आंकड़ों को इकट्ठा ही नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात कि न तो आंकड़े इकट्ठा होते हैं, और आंकड़े इकट्ठा भी हो तो उसको प्रूव कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। उससे बड़ी बात क्या है कि जो कानून बने हुए हैं उन कानून को लेकर के कोई भी अवेयरनेस हमारे देश में नहीं है, ठीक है। ये आंकड़े बहुत बड़ी समस्या को बताते हैं, ठीक है। एनसीआर भी कहता है कि इनएक्यूरेट मेथड ऑफ द कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, कोई डाटा कलेक्ट नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस फील्ड में आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी समस्याएं यहाँ पर आप लोगों को इस मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज न करने के कारण दिखेंगी। अब समझिएगा, दरअसल जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में दिल्ली में, दिसंबर में जो कांड हुआ था, ठीक है, 16 दिसंबर 2012 दिल्ली में जो कांड हुआ था, उसके बाद जस्टिस जेएस वर्मा नाम की कमेटी बनाई गई, ठीक है। उस जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी, समझिएगा दोस्तों आप लोग, इस कमेटी के बारे में आप लोगों को यूज करना है अपने हर ऐसे केस में जहां पर लैंगिक भेदभाव, कार्यस्थल पर यौन शोषण, इन सबका क्वेश्चन आता है, तो आप लोग जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी, इसको नोट कर लीजिएगा। इस कमेटी के बारे में आप लोग उल्लेख करेंगे और बताएंगे कि कंक्लूजन या सजेशन में, वे फॉरवर्ड में, कि इसकी रिकमेंडेशंस को हम लोग प्रॉपर लागू करें, ठीक है। इसकी बहुत सारी रिकमेंडेशन को लागू किया गया, लेकिन इसकी एक रिकमेंडेशन और थी। वो क्या रिकमेंडेशन थी? रिकमेंडेशन ये थी कि मैरिटल रेप को भी हम लोग क्रिमिनलाइज करें, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया, उसको कारपेट के अंतर्गत डाल दिया गया, ठीक है। ये जो समस्या है जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन को लागू न करना, इस सजेशन को आप लोग कंक्लूजन में, सजेशन में, वे फॉरवर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ये समझिएगा। दूसरी बात, अब गवर्नमेंट का भाई क्या स्टेप है? तो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट टाइम में ये बात स्वीकार कर रहा है कि ठीक है, एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, लेकिन इससे पहले ये बात मानता सरकार भी मानती थी कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज है उस पर एक बहुत नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है, सरकार ऐसा कहती है कि दो पति पत्नी रूम के अंतर्गत क्या करें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जनरली सरकार का एक कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन भाई वहां पर अगर शोषण हो रहा है तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरी बात कि मिसयूज ऑफ द लीगल प्रोविजन, मैंने वही आप लोगों से चर्चा किया था कि जैसे कि सेक्शन 498A, हरासमेंट कॉज द मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज, ठीक है, इन सब के कारण से, इसके साथ घरेलू शोषण अधिनियम 2005, इन दोनों कानूनों का इतना दुरुपयोग हुआ है सोसाइटी में, ठीक है, कि इन कानूनों के दुरुपयोग के कारण से अब कोई भी, जैसे फेमिनिज्म की जो बात होती है ना, फेमिनिज्म की डिमांड को लोग इतना जल्दी तुरंत क्यों नकार देते हैं, क्यों लोग उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं? तो कारण ये कि उसका इतना दुरुपयोग हो गया है, ठीक है, ताकि जहां पर उसका वास्तविक उपयोग होना चाहिए, जहां पर वास्तविक उसका इफेक्ट होना चाहिए, वो इफेक्ट उसको नहीं मिल पाया, लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। इस कारण से लोगों के मन में एक निगेटिव इंपैक्ट बन चुका है, ठीक है, तो उसको दूर करने की हम लोग को आवश्यकता है, ठीक है। यही बात सरकार कहती है कि इसका मिसयूज होने की संभावना बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग को समझना पड़ेगा कि मिसयूज को हम लोग रोकने का प्रयास करें, ना कि कानून बनाने से पीछे हटें, ठीक है। अब दूसरी बात, अब भाई कुछ अप्रोच आप बता दीजिए, तो मैंने एक तो अप्रोच आप लोगों को बता दिया, जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी को आप लोग रिकमेंडेशन में डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा आप लोग कर सकते हैं कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। अब एक बात तो समझिएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है, जहां पर कई सारे स्टेक होल्डर हो, ठीक है, हितधारक हो, जो कि उस कॉन्सेप्ट में हित अपना रखते होंगे, उनको शामिल करना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंक्लूजन में आप लोग एक अगर कॉन्सेप्ट ऐड करते, एक टर्म ऐड कर देते कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच को आप लोग शामिल करेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। अच्छा, ठीक है, हमने देखा था साइंस एंड टेक की क्लास में, जहां पर हम निजीकरण की बात कर रहे थे, वहां पर मैंने आप लोगों से ये सजेशन का सिफारिश किया था। मैंने कहा था आप लोगों से कि कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में आप लोग लिखिएगा कि जितने भी स्टेक होल्डर है इस सेक्टर में, उन सभी के साथ बैठ करके प्रॉपर मीटिंग की जाए, उन सभी से डिस्कस की जाए, तब किसी कानून को हम लोग इंप्लीमेंट करें, ठीक है। तो ये मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, ये कंक्लूजन लिखने का एक दूसरा तरीका है जिसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच आप लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, ठीक है, ये बिहेवियरल चेंजेस, व्यवहारात्मक परिवर्तन ले आया जाए, ठीक है। दरअसल इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बिहेवियरल चेंजेस, ठीक है। बिहेवियरल चेंजेस जो है उसको चेंज करने का प्रयास किया जाए, ठीक है, उसके लिए कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आया जाए, जागरूकता उत्पन्न की जाए, और लोगों के मन में इन सब चीजों को लेकर थोड़ा जागरूक किया जाए, ठीक है। लोग डिस्कस नहीं करना चाहते, इन सब बातों पर लोग चर्चा ही नहीं करना चाहते, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी